ताली बजाते हैं। अब जिन्हें दीक्षा लेना है, जैसे मुझे दीक्षा लेना है, तो हम एक चढ़ाएंगे पत्ता। उसी तरह जिन्हें भी दीक्षा लेना है, राजेश जी, कृष्णा जी, दोनों पत्ता में से आम और पीपल का पत्ता रखा हुआ है, उसमें से एक एक पत्ता चढ़ाएंगे और भगवान बुद्ध को प्रणाम करेंगे। केवल दीक्षा वाले लोग यह काम करेंगे। भंते जी को प्रणाम कर लेंगे। आ जाए राजेश जी। भास्कर। चढ़ाओ। महिला में भी जिन्हें दीक्षा लेना है, आजा। अब सभी लोग बैठ जाएंगे। मन न अब बुद्ध वंदना बोलना है। जहाँ आप लोग हैं वहीं से हाथ जोड़ लेंगे, भगवान बुद्ध को ध्यान में रखेंगे। सुनेंगे ध्यान से और बोलेंगे। नमो तस्सा भगवतो
अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि कल्याणम मध्यम कल्याणम अंत कल्याणम। फिर से हाथ जोड़ लेंगे और त्रिशरण बोलेंगे सुन के। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। प्रणाम कर लेंगे। एक बार नारा बोल लेते हैं। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। अब मंगल मैत्री प्रार्थना है। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे आप लोग दोहराते जाएंगे। कर जोड़ लेंगे सभी लोग। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। इस धरती के जितने प्राणी
सबका मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जलचर, थलचर और नभचर, सब जीवों का मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सभी प्राणी सुखी रहें और सभी निरामय होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति मुक्ति हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। नारा एक बार बोल लेते हैं। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। अब भंते जी हम लोगों को निर्देशित करेंगे और बहुत सारी बातें होनी है जिस पर चर्चा करेंगे। हम लोग ध्यान से सुनेंगे। सुनिए, कोई बातें रखना चाहते हैं अपने? और यदि हम लोगों के बीच से कोई बात रखना चाहते हो तो संक्षेप में अपना बात रख सकते हैं। क्या आनंदू जी? कुछ बोलना चाहेंगे तो आइए, और बहुत कम समय लेकर। वो काट लेगा। संजू जी, राउंड बाबू सब बोली। हाँ, गुड्डू बाबू भी थोड़ा सा साथ डालेंगे जो मन में बातें हों। आप सभी को मैत्रीपूर्ण प्रणाम। आज बड़ी हर्ष की बात है कि माननीय
ललन जी के द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ हम लोगों का अहोभाग्य है कि परम सम्माननीय भंते श्री संरक्षिता जी के दिशा निर्देशन में आज हम लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम आशा और उम्मीद करेंगे कि अगले कभी अगर इस प्रकार का आयोजन होता है तो हम सभी लोग बड़ी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेंगे और इस पद्धति को, ये विज्ञान पूर्ण पद्धति से हम लोग लाभान्वित होंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए नमो बुद्धाय। ऐसे करके आज बहुत ही खुशी की बात है जो आज दिन हम लोग को नसीब हुआ है। 12/5/2025 जो महान गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा तिथि के नाम से हम लोग जानते हैं। इस भारतवर्ष में भी इस महामानव को छुट्टी के दिन में घोषित किया गया है। ऐसा इस महामानव को चरणों में मैं और यहाँ तमाम सभी जितने भी माताएं बहनें नौजवान साथी बच्चे एकत्रित हुए हैं, महान गौतम बुद्ध के चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथ ही इस सभा का आयोजन करता शिक्षक ललन राम जी को भी मैं अपने तहे दिल से नमन करता हूँ। और जो भी व्यक्तियों को हमारे सर जी के दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिया जाएगा उसका अवलोकन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा भी समय बहुत दिनों का हो चुका है। ऐसा महामानव से हम लोग रूबरू नहीं हुए थे। सौभाग्य है कि संरक्षिता जी इस भारत देश के भ्रमण के लिए चले हैं और दबे शोषित दबे कुचले लोगों के हक और अधिकार की विशेष जानकारियां जो हम लोग नहीं जानते हैं उसको इनके माध्यम से जानकारियां हमें हुई। और आने वाले समय में भी जहां जाएंगे वहां जहां अंधकार है उसको प्रकाशमय करने के लिए ये अपना प्रयास करेंगे। साथ में हम लोगों का भी सहयोग रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ। और मेरा उद्देश्य पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मैत्री भावना स्थापित करने के लिए पैदल यात्रा पे निकला हूँ।
पिछले 20-25 दिनों से इस यात्रा की शुरुआत 20-25 दिन पहले 14 अप्रैल को ही मैंने किया और इसी क्रम में मैं गोपालगंज पहुंचा और आप सभी से मेरी मुलाकात हुई। और इस कार्यक्रम में आप जितने ज़्यादा लाभान्वित नहीं हैं, उससे ज़्यादा मुझे ये चीज़ें लगती है कि आप जैसे लोगों से मुझे मुलाकात हुआ, क्योंकि जिस कार्य और जिस उद्देश्य के लिए मैं निकला, यहाँ पे वे लोग पहले से ही मुझे मिल गए। मुझे तैयार करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले तो जो बुद्ध का जो धम्म है उसकी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन कुछ आपके तरफ से भी तो ये चीजें आनी चाहिए कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। और इसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा। और चूंकि मैं यहाँ पे कोई भाषण देने तो आया नहीं कि मैं बोलूं और यहाँ से चले जाऊं, आया हूं आप लोगों तक उन बातों को पहुंचाने जिसकी कमियां अब तक आपके अंदर में देखने को मिली है और जिसके वजह से आज तक सभी को तो नहीं कहूंगा, बहुत लोग अपने जीवन में सफल है, लेकिन जो नहीं। और आज का सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये रहेगी कि धम्म है क्या। दूसरी चीजें आप सभी के सामने लाई जाएंगी कि बुद्ध का धम्म क्या है। और आखिर में अगर आप इसका पालन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और कर रहे हैं तो कैसे करना है, अगर कोई चाहता है, क्योंकि ये दीक्षा कार्यक्रम है तो हम विषय के अकॉर्डिंग ही सारे काम को करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका मुंह तो शांत रहना ही है, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ी गहराइयों में जब जाते हैं बुद्ध के धम्म को समझने के लिए, तो हमारे चित्त का भी शांत रहना उतना ही बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। और हम चाहेंगे कि अभी मुंह तो आप लोगों ने बंद कर लिया है, थोड़ा सा चित्त भी आपका शांत हो जाए ताकि मैं और ज्यादा गहराई से आप लोगों के अंदर में समा सकूं। जो बातें मैं बोलूंगा वो और ज्यादा गहराई से आप समझ सको, उसके लिए आपके चित्त का शांत होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लोग के लिए ये शब्द हो सकता है नया है। कुछ लोग जो मेरे साथ अभी कुछ दिनों में, पिछले 1 सप्ताह से जिन लोगों ने मेरे साथ ध्यान किया है, वे लोग इन चीजों को समझे हैं। लेकिन मैं आप सभी को, क्योंकि मुझे आप पे उतना भरोसा नहीं, अपने पे भरोसा रख के चलता हूँ। अंत तक कौन रह सकता है मुझे पता नहीं है, लास्ट तक, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से निकल जाएंगे और ये बच्चे, इनके लिए अलग से उपाय किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बुद्ध ने जिस ध्यान को बताया, करवाया, और बुद्ध का धम्म पूरा का पूरा ध्यान आधारित है। अब तक जिसने भी, मुझे मतलब नहीं है XYZ वो कौन है क्या है, क्योंकि ना मैं उन संगठनों की चर्चा करना चाहता हूं, ना उन व्यक्तियों की चर्चा करना चाहता हूं, किसी की नहीं। बस मेरा इतना है कि जिस धम्म को आज तक आपने जाना, आज ये मौका है। और मैं पता नहीं फिर से इधर बताने के लिए आ पाऊंगा कि नहीं, मेरे पास अभी उतना समय नहीं है। मैं भारत की यात्रा पे निकला हुआ हूँ, वापस पूरे भारत भ्रमण करके कितने साल लगेंगे मुझे नहीं पता। तो आप, जो मैं बताना चाहता हूँ उसके लिए आज की रात यहाँ पे आप सभी मेरे सामने उपस्थित, तो उस धम्म को आपको मैं समझाना चाहता हूँ। और आधी अधूरी बातें बड़ी खतरनाक होती है, इसीलिए आप यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे
नहीं तो लोग किन्हीं चीजों को किसी अलग तरीके से अपने आप उसका मतलब निकाल लेते हैं। बुद्ध के जीवन से एक कहानी है। आप थोड़ा अपने ध्यान को, बड़ा जल्दी ये समाज, हमारे लोग जो इस ध्यान को नहीं जानते हैं, बड़ा जल्दी भटकते हैं। उनके जो ध्यान का जो पैमाना है कि कितने देर तक वो किसी एक चीज को कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, मतलब किसी एक चीज को कितने समय तक वो ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये बहुत गिरा हुआ है। और ये सिर्फ मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे उपस्थित प्रिंसिपल सर भी है और टीचर भी हैं। इस कार्यक्रम में 4-5 टीचर उपस्थित है। सही कह रहा ना सर? फोकस पावर, जो फोकस करने की जो टाइमिंग है, फोकस टाइमिंग है, इस समाज की बहुत डाउन है। और इसको कहा कुछ जाए और इसके मतलब कब और क्या निकल लिए जाएंगे पता नहीं है। इसलिए 2 ऐसी कहानियां मैं बता करके ध्यान को शुरुआत करूंगा। एक जो बुद्ध से रिलेटेड है और दूसरा जो वर्तमान की स्थितियों से रिलेटेड है। मैं चाहूंगा सब शांति से बैठ करके सुन ले, और उनसे तो बड़ा अनुग्रह है जो सुनना नहीं चाहते हैं। उनसे भी मेरा कोई बैर नहीं है, वो इस कार्यक्रम से जा सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए डिस्टरबेंस पैदा ना करें, क्योंकि एक तो आप नहीं सुनेंगे और जो दूसरा सुनने आए हैं उनको डिस्टरबेंस हो सकती है। दूसरा कि आप आज तक रात भर का जागरण किए हैं, बहुत लोग जागरण किए हैं। मैं जब से आया हूं यहाँ शादी के माहौल में पहुंचा हूं, और लोग सुबह के 4-5 बजे तक नाचते हैं, गाते हैं और बड़े व्यस्त रहते हैं। उनसे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि आज का सिर्फ 2 घंटा मुझे दे दे, और इसके लिए मैं आपका बहुत जीवन भर आभारी रहूंगा। सिर्फ 1 से 2 घंटे। पहली कहानी, बुद्ध वन में ध्यान कराया करते थे अपने आश्रमों में, संघ में। तो डेली उनका ध्यान कराना, और ध्यान कराने के बाद वो उनको बोल दिया करते थे कि चलो जाओ, अब रात का समय जो है वो ध्यान का है, अब जा सकते हो। वो देशना दे देते थे शाम तक, और वो बोल देते थे कि ये रात जो है बहुत शांत होती है। रात का समय, ये तो आज का समय है, इतना डीजे वजे बज करके और ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा होती है। उस समय शाम के बाद सबके हलचल बंद हो जाते थे। तो बुद्ध कहा करते थे कि ये जो रात का समय है इसे तुम ध्यान में दे दो। तो हमेशा वो इसी बात को रिपीट किया करते थे। सुन रहे हैं ना मेरी बातों को? तो वो डेली इस चीज को रिपीट किया करते थे कि चले जाओ भिक्षुओं, अब जाकर के रात का समय हो गया, अब जाकर के ध्यान करो। डेली डेली एक ही बात इंसान तो बोलेगा नहीं, अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब लोगों के दिमाग में ये चीजें फिट हो गई कि हाँ चलो, अब तो डेली बुद्ध देशना देने के बाद क्या कहते हैं? अच्छा, अब पता चल गया ना फोकस कितना था। आप शांति से बैठ करके ये साबित नहीं कर सकते कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैं बीच बीच में चेक कर सकता हूँ। मैं बातें करने आता हूँ, भाषण देने नहीं आता। यहाँ दे करके यहाँ से निकल जाऊंगा। इसलिए बीच बीच में आप कितना मेरे तरफ मेरी बातों को ध्यान दे रहे हैं। बहुत दिन आप लोगों ने बड़ा त्योहार पूजा किया है और बड़ा उपवास भी रहा है, आप लोग को आदत भी रही है। और मैं कोई पूजा का विरोधी नहीं हूँ, बस ये कह रहा हूँ 2 घंटे उपवास रह सकते हैं ना? हाँ, 2 घंटे पक्का? रात जागरण करते हैं ना? हाँ, आज भी थोड़ा जागरण कर लीजिएगा। तो मैं ये कहानी बता रहा था कि बुद्ध रोज अपने भिक्षुओं को शाम में देशना दिया करते थे।
और देशना देने के बाद वो अपने भिक्षुओं को कह देते थे कि भिक्षुओं, रात हो गया, अब रात के काम पे लग जाओ, जाओ ध्यान करो। ऐसे ही करते करते बड़ा समय गुजरा। तो अब कोई व्यक्ति बार बार उसी काम को करने के लिए क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? क्योंकि डेली वही काम रिपीट है। तो बुद्ध कह देते थे, भिक्षुओं रात के काम पे लग जाओ। अब वो नहीं कहते थे कि जाके ध्यान करो, वो नहीं कहते थे कि जा करके ध्यान करो। अब उसके जगह पे क्या उपयोग करते थे? भिक्षुओं रात के काम पे लग जाओ। एक दिन कहानी है, इसीलिए सुनिएगा और ध्यान से रखिएगा इसको, कि उस कार्यक्रम में एक दिन एक चोर भी आया और एक वैश्या भी आई देशना सुनने के लिए, बुद्ध की देशना सुनने के लिए। वो देशना को सुनी। चोर भी बैठा था उसी भिक्षुओं के ग्रुप में, क्योंकि भिक्षु तो आते ही थे देशना सुनने के लिए, आसपास के गांव के उपासक और उपासिकाएं भी आया करते थे। तो वो उन्हीं के बीच में जा करके चोर भी और एक वैश्या भी बैठ गई थी। तो जब बुद्ध ने देशना देने के बाद कहा कि भिक्षुओं धम्मिको रात के काम पे लग जाओ, तो चोर को लगा और वैश्या को लगा कि बुद्ध तो अंतर्ज्ञानी है, ये जरूर हमारे बारे में जान गए हैं, इसीलिए हमें इशारे में कह रहे हैं कि रात के काम पे लग जाओ। भिक्षु उठ करके चले गए ध्यान करने, चोर और वैश्या अपने अपने कामों पे चल गए रात का करने के लिए। वैश्या वैश्यावृत्ति करने चली गई और चोर चोरी करने चला गया। उन्होंने क्या सोचा? बुद्ध ने कहा है कि हमें रात के काम करने के लिए जाओ, जितना काम था शाम तक का वो हो गया है। बुद्ध ने किस काम को कहा था? वैश्या वैश्यावृत्ति करने गई, चोर चोरी करने गया, लेकिन बुद्ध ने क्या करने को कहा था? हाँ, ध्यान करने को। ये बुद्ध के जीवन की कहानी है और एक वर्तमान की स्थिति के अनुसार बता रहा हूं। जब मैं जालंधर गया तो वहां पे मुझे ये कहानी सुनने को मिला। तो हुआ ये कि एक फैक्ट्री में नया नया ड्राइवर आया था, और वो ड्राइवर जब ट्रक को लेकर के गेट के पास जाता तो गेटमैन उसे रोक देता कि नहीं नहीं नहीं, तुम कौन हो, हम तुम्हें तो जानते नहीं है, आप अंदर नहीं जा, गाड़ी लेके बाहर नहीं जा सकते हो। एक दिन तो जाकर के बोल बोल करके उसने बता दिया। 2-3 बार जब इसके साथ में ऐसा ही हुआ कि बार बार वो उसे रोक दिया करता था, क्योंकि तीनों टाइम का 8-8 घंटे के ड्यूटी पे तीनों टाइम का गेटमैन अलग अलग था, तो बार बार डिस्टर्ब होता था। तो उसने जाकर डायरेक्ट मालिक से कहा कि मैं जब जाता हूं बाहर में वो हमें रोक देता है, गेटमैन मुझे रोक देता है। तो मालिक ने कहा ठीक है, इसका समाधान मैं करता हूं। उसने एक कागज पे लिखा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब वो उस कागज को लिया, उसके नीचे उसने सिग्नेचर कर दिया कि दिखा देना, वो जान जाएगा मेरा सिग्नेचर क्या है। अब वो जब फिर से दोबारा गया, गेटमैन ने फिर रोका, और गेटमैन ने जब रोका तो ड्राइवर ने कहा देखो मैंने अभी पर्ची लेकर के आए हैं और मालिक ने बोला है, तो उसने पर्ची को उसके हाथ में दे दिया। अब उसने पढ़ा क्या? रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, वर्ड तो उतना ही लिखा हुआ था, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उसने रोको, उसके बाद मत जाने दो। दो दो अलग थे, तो इसने एक अलग किया और 3 को एक साथ मिला लिया। शब्द तो उतना ही थे ना, शब्द तो उतना ही थे ना, मतलब अपने आप निकाल लिया। तो ये समाज की यही हालत है, हर मानव स्वभाव की यही हालत है कि कहा कुछ जाता है, लोग सुनते कुछ है, समझते कुछ है। जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही आप सुन रहे हो, जो मैं कहना चाहता हूं वही आप समझ रहे हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी ही मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं
वही आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं, और वही आप समझ रहे हो। जरूरी नहीं है। इसीलिए चित्त को शांत रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो बुद्ध उस समय ध्यान करवाया करते थे, वही ध्यान मैं अभी आप लोगों के पास बताकर और आप ही लोग से करवाऊंगा, ताकि थोड़ा आपका चित्त शांत हो, तो मैं अपनी बातें आपके अंदर तक पहुंचा पाऊं। समझ रहे हैं? और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सबने अपने बर्तनों को ढक के रखा है। सबने अपने बर्तनों को ढक के रखा है। सबने एक एक प्लेट ऐसे लगा लिया है। अब जो मैं बोलता हूं तो इस पे गिरता है और चला जाता है बाहर, और ऐसे सबने ढक लिया है अपने सर के ऊपर से। अब इसको तो मुझे निकालना होगा ना, तो ये हटाएंगे तो पात्र में जाएगा। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को, पात्रता को मजबूत करेंगे, जितनी गहराई से मुझे सुनेंगे, उतनी ही ज्यादा इसमें जाएगा ना। पानी बरसता है, और अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो इसमें पानी जाएगा क्या? भरेगा इसमें? इसको कैसे रखना होगा? ऐसे ना? पक्का? देखिए, बच्चों को भी समझ में आ रहा है। तो इस ध्यान का नाम आनापानसति योग ध्यान है। हम बैठे यहाँ पे बड़े शिक्षित लोग। कुछ लोगों को मैंने थोड़ा सा बुरा लगवा दिया था अपने घर पे, कुछ चीजें बोलकर, कि जिन लोगों को खाने का तरीका, पीने का तरीका नहीं पता, वो परिवर्तन कहाँ से लाएंगे? क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि बिल्डिंग डायरेक्ट बन जाए, ईंटें जोड़ने ना पड़े। बिना ईंटें जोड़े हुए हम बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। समझे ना? तो एक एक ब्लॉक की महत्वपूर्ण महत्व है, इसीलिए उन चीजों को समझना है। आगे हम समझाएंगे, अभी आप ध्यान करेंगे। और चूंकि भले आप अभी तक इतने 21वीं सदी में जी रहे हो, लेकिन अगर मैं अभी भी किसी से पूछूं कि श्वसन की क्रिया, श्वास हम कहाँ से लेते हैं और कहाँ से लेनी चाहिए, तो अभी भी लोग उसमें फेल हो जाते हैं। बाहर की बातें करना बड़ा आसान होता है, बाहर की बातें करना बड़ा आसान होता है। मेन होता है अपने तक आना पहले। और बुद्ध का धम्म सबसे पहले ये सिखाता है कि सुधार किसमें करनी है। लगातार मैं घूम रहा हूँ पिछले 20-25 दिनों से, तो गांवों से जब मैं गुजरूं तो महिलाएं मुझे रोक लेती, बोलती, बाबा जी हने आई ना, बाबा जी इधर आइए, थोड़ा हाथ देख लीजिए मेरा, थोड़ा जंतर मंतर बना दीजिए। कोई लौंग दिखाने के लिए बोलता है, कोई चावल दिखाने के लिए बोलता है। मैंने उनको नहीं बोला कि ये पाखंड है, मैंने उनको ये बात नहीं बोला कि वो ये पाखंड है और आप गलत हो। मैंने बस उनसे यही बात कहा, और फिर आप लोगों से भी कर रहा हूं। मैंने कहा कि ये जो बच्चा है, इसको मिट्टी में लौटने की आदत है, इस बच्चे को मिट्टी में लौटने की आदत है, और आप मुझे कह रही हो कि इसको साफ सुथरा कर दे। तो चलिए हम ले जाएंगे वहां, चापाकल पे ले जा करके नहला धुला देंगे, इसे साफ सुथरा कपड़ा अपनी तरह पहना भी देंगे। लेकिन 2 मिनट के बाद क्या करेगा? पक्का? सही में? ये तो आप लोगों से ज्यादा समझदार है। आप लोगों का क्या कहना है, क्या करेंगे? बोलिए। मिट्टी में ही जाएगा ना? तो मैंने पूछा, कपड़ा बदलवाना है या आचरण बदलवाना है? हाँ, उधर से आवाज आना चाहिए, उधर से बोलिए तो सही। अब देखिए, अब कल चल करके फिर कोई किताब में आके सावित्रीबाई फुले बोल दे कि महिलाओं को बोलने की आजादी नहीं थी। हम तो दे रहे हैं ललन सर, हम तो दे रहे हैं ना। बोलिए तो सही, क्या करवाना है?
आचरण आदत बदलवाना है या कपड़े बदलवाना है? तो बस इतना समझदार है तो फिर क्यों जाते हैं कपड़े बदलवाने के लिए? हमने तो पूछा कि चलिए आपका जाते हैं आप, थोड़ा सा झाड़ फूक करवा लेते हैं, अच्छा लग जाता है, ऐसा नहीं है कि इनको रिलैक्स नहीं होता, रिलैक्स होता है। लेकिन फिर अगर झाड़ फूक हो ही गया है, आपका इलाज हो ही गया है, तो फिर तो आपको बीमार नहीं होना चाहिए था। सप्ताह दिन के बाद फिर जाना पड़ता है झाड़ फूक करवाने के लिए, फिर जाना पड़ता है हाथ दिखवाने के लिए। एक ही बार में फाइनल हो जाना चाहिए था ना। मतलब आप क्या करवाने जा रहे हैं? कपड़े बदलवाने जा रहे हैं। और अभी अभी इतना दिमाग वाली बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं, कपड़े नहीं बदलवाना है, आचरण बदलवाना है। इतनी बुद्धिमत्ता वाली बातें शोभा दे रही है क्या? तो इसीलिए सबसे पहले स्वयं को बदलना है। लोग क्या कर रहे हैं पता है? लोग कह रहे हैं नहीं मुझे फलाना को सुधारना है, नहीं मैं उसको जाऊंगा, मैं समाज सेवा करने के लिए जाऊंगा, मैं समाज को सुधारूंगा, मैं राष्ट्र को सुधारूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं समाज बदल दूंगा। है कि नहीं सर? और पता चल रहा है कि इंसान स्वयं नहीं सुधरने वाला है, लेकिन खुद सुधरा हुआ नहीं है ना। एक 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 माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चे को लेकर के, 5 साल के बच्चे को लेकर गई थी संत के पास, भिक्षु के पास, और जाके कहती है कि देखिए ना मेरा बच्चे को ना गुड़ चीनी खाने का बड़ा आदत, इसको गुड़ चीनी खाने का बड़ा आदत, इसको कैसे छुड़वाने, इससे छुड़वाइए इसको, आप बोलिए इसे कुछ। तो उस भिक्षु ने कहा देखिए 1 सप्ताह बाद आइए, अभी 1 सप्ताह बाद बताएंगे। 1 सप्ताह बाद फिर गई, बोलता है अभी इसका उपाय नहीं आया है, 1 सप्ताह बाद और आई। फिर 1 सप्ताह बाद जब गई तो भिक्षु कहता है बच्चे गुड़ नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े हो जाते हैं। उपाय तो बताया, माँ अलग से आग बबूला हो गई, बोल रही है जब यही बात बताना था तो 3 सप्ताह पहले काहे नहीं बताए? जब यही बात बताना था तो 3 सप्ताह पहले क्यों नहीं बताए? तो उसने कहा कैसे बताते, हमरा खुद गुड़ खाने का आदत था, हमको खुद गुड़ खाने का आदत था, हमको 21 दिन लगा अपना गुड़ छुड़वाने में, तब तो बोलते हैं। कम से कम वो भिक्षु ईमानदार था कि अपना पहले गुड़ खाने की आदत को खत्म किया, तब दूसरे को ज्ञान देने गया कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। लेकिन अभी सब क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, समाज को कह रहे हैं शराब नहीं पीना चाहिए, बाप बेटा को कह रहा है शराब नहीं पीना चाहिए, और दारू पी के कह रहा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। नहीं पिए कहता तो थोड़ा सा समझ में भी आता। माँ गाली दे रही है और बच्चे को सिखा रही है बच्चे गाली नहीं देना चाहिए। बताऊंगा आगे डिटेल में कहां कहां ये घटनाएं मैंने देखी, लेकिन अभी 10 मिनट ध्यान करवाऊंगा आप सभी से। मजा आ रहा है? नहीं? हाँ, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने आया हूं, क्या करूं, मनोरंजन का साधन हूं। तो 10 मिनट के लिए आराम से बैठ जाए। इस ध्यान का नाम आनापानसति योग ध्यान है। और चूंकि मैंने इसके बारे में बताया कि अगर मैं लोगों से पूछूं कि ध्यान श्वास कहाँ से लेते हैं और कहाँ तक ले जाना होता है, लोगों को पता नहीं। वो श्वास कहाँ से लेते हैं? नाक से लिए और फेफड़े तक ही ले आते हैं, और फेफड़े से ही ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई भी अगर अपने गोद में बच्चे को लिया हो तो वो देख सकता है कि बच्चा जो है वो पेट से श्वास ले रहा होगा, उसका पेट अप एंड डाउन फूल रहा होगा और पचक रहा होगा। और यहाँ तक बच्चे के ही नहीं, आप सभी के दिन में तो आप बड़ा व्यस्त रहते हैं, बड़ा व्यस्त रहते हैं, क्या काम करते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन व्यस्त बहुत रहते हैं। और इतनी व्यस्तता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, और इसीलिए श्वास को डीप नहीं ले जाते हैं, पेट तक नहीं ले जाते हैं, फेफड़े से ही लेते हैं और फेफड़े से ही छोड़ देते हैं। अगर आप स्वाभाविक सांस लेते तो ये बात बुद्ध को बताने आना पड़ता क्या? हाँ, बुद्ध को बताने आना पड़ता?
अगर बुद्ध इन बातों को बता रहे हैं तो समझ जाइए समाज का दशा और हाल क्या है। तो श्वास को पेट तक लेना है। जैसे नाक से जब श्वास लेंगे, पेट में भरेंगे और उसे फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। श्वास अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए इस नाक के पास उस श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए उस श्वास को ही देखना है। होगा क्या, जब आप आंखें बंद करेंगे और श्वासों पे ध्यान लगाएंगे तो कभी किसी का ससुराल आ जाएगा, कभी किसी का मायके, कभी किसी का स्कूल, कभी किसी का कॉलेज, ट्यूशन, ग्राउंड, हर जगह मन भटकने की बड़ा कोशिश करेगा क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ठीक है ना? तो उसको खींचकर कहाँ लाना है? फिर श्वासों पे लेके आ जाना है। तो सभी एक साथ इस ध्यान को करेंगे और अंतिम में जब मैं बोलूंगा तो अपने दोनों हाथों को रगड़कर आंख पे रख देंगे, आंख पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखते हुए उसे खोलेंगे। 10 मिनट तक बिना, जब तक मैं ना कहूं कोई आंखें नहीं खोलेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हो। बुद्ध के धम्म के बारे में, क्योंकि अगर बुद्ध का धम्म आपको पता होता तो मुझे यहाँ सर रोकते ही नहीं। कोई रोकता क्या है यहाँ मुझे? सर, प्रभु जी, ललन सर, आप लोगों ने मुझे रोका क्यों? हाँ, मजबूरी था। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बीच में अधूरा छोड़ के जाएंगे तो मेरी इसमें गलती नहीं, और मतलब अपने आप से निकाल लीजिएगा। तो 10 मिनट के लिए अपने बाएं हाथ को गोद में रखे और उसके ऊपर अपने दाएं हाथ को, कमर सीधा, गर्दन सीधी, और नाक से श्वास लेते हुए पेट में पूरा पहले भरेंगे और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे और श्वास को देखते रहना है यहाँ नाक के छेदों के पास। सभी कोई अपनी आंखें बंद कर लें। मैं 10 मिनट बाद अपने आप खोलने के लिए बोलूंगा। सभी अपनी अपनी आंखें बंद करें। बुद्ध ने कहा पहले प्रयोग करो और फिर विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। तो पहले इस्तेमाल कीजिए, पहले ही इग्नोर ना करें इन चीजों को। आंखें बंद और पेट से गहरी सांस ले। पेट से गहरी सांस ले और उसे धीरे धीरे छोड़े। पेट से गहरी सांस ले, पूरा पेट श्वासों से भर ले, पूरा पेट श्वासों से भरे और फिर उसे धीरे धीरे छोड़े और सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहें, अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहें। अंदर जाती हुई श्वास ठंडी महसूस होगी, बाहर आती हुई श्वास गर्म महसूस होगी। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहना।
सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। आपका मन आपको विचलित कर सकता है, आपके विचार इधर उधर भटक सकते हैं, आपका ध्यान इधर उधर भटक सकता है। उसे फिर से खींचकर अपने श्वासों पे ले आएं। आपको स्वयं के अपने फोकस पावर का अंदाजा इस ध्यान को करते हुए पता चल जाएगा कि जब हम 1 मिनट के लिए भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते तो हम कितने अनुशासित और संकल्पित। ये ध्यान आप स्वयं को जानने और परखने के लिए भी कर रहे हैं। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। पेट तक गहरी श्वास लेंगे, कमर सीधी, कमर सीधी। पेट तक गहरी श्वास ले और उसे भी धीरे धीरे छोड़े। पेट से गहरी श्वास ले और उसे धीरे धीरे छोड़े। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए, अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए, अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए, अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। आप अपने मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा
जो आपके मन मस्तिष्क को शांत कर रही है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके मन मस्तिष्क को शीतल कर रही है और आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, शांत और शीतल होते जा रहे हैं। आप बहुत शांत और शीतल होते जा रहे हैं। ये ऊर्जा आपके मन मस्तिष्क को शांत और शीतल करते जा रही। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए, अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। अब अपनी दोनों हाथों को रगड़ के आंखों पे रख ले। और धीरे धीरे उसे अपनी हथेलियों को देखते हुए खोले। हाथ नीचे रख दे। कैसा लग रहा? कैसा लगा आप लोगों को? हाँ, फ्रेश लग रहा है ना? आप सभी को बहुत अच्छा। और आप सभी को सर? मैंने अभी क्या कहा था कि चित्त शांत होगा ना? हुआ? हाँ, मैंने क्या कहा? पहले प्रयोग करो और पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। यही बुद्ध का धर्म है। पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। और जानने के लिए रिसर्च करने पड़ेंगे, प्रशिक्षण करने पड़ेंगे, जांचना होगा ना। किस दुकान से जाके कौन सा चॉकलेट लेना है कैसे पता चलता है? हाँ, पहले चेक करते हैं ना, जा जाके हर दुकानों से किस दुकान पे अच्छा चॉकलेट मिलता है, उसी दुकानों से लेके आएंगे, लाते हैं ना। बुद्ध का धर्म बच्चों तक समझ में आ सके, इसलिए उसे इतना सरल बनाया गया ताकि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। क्योंकि प्रयोगों के ऊपर है ना। एक राजनेता से मेरी मुलाकात हुई। मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा, राजनीतिक भी रहा। बड़ा राष्ट्रीय स्तर तक मैंने जब उन चीजों को समझा, जाना, तो कुछ चीजें मेरे सामने आई। मैंने बोला अगर राजनीति आपको समझनी हो तो चलो बच्चे के पास। आप जाओ, बच्चे को अच्छी अच्छी बातें बोलो कि चलो बच्चे को अगर हम साइड में ले जाए, हम उनको प्रयोग करवा करके मैंने ऐसा करवाया। मैंने बोला इस बच्चे को ले जाइए आप कोने में और जाकर इसको जितनी अच्छी अच्छी बातें बतानी है बता दीजिए कि बच्चे अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, पढ़ाई करोगे तो तुमको वो मिल जाएगा, चलो हम तुमको पढ़वाएंगे भी, ट्यूशन भी देंगे, कॉपी किताब भी देंगे, हमें वोट दे देना। हमें उसके बदले में वोट दे देना। सब कुछ आपको जितनी अच्छी अच्छी नैतिक चीजें उसको बोलनी है, बोल के आ जाइए। गया वो बड़ा अच्छी अच्छी बातें बोल के आया। उसके बाद मैंने बच्चे को साइड में ले गया। मैंने बोला बाबू डेयरी मिल्क चॉकलेट देंगे, किसका फेवर करोगे? वहां पे सबके सामने बोलना कि मेरा फेवर करोगे, क्योंकि मैं तुमको चॉकलेट दूंगा।
जब उसने वो बच्चा वापस आया, उससे जब पूछा गया सबके सामने, तो उसने बोल दिया मेरा नाम, कि हम इनके साथ जाएंगे। क्यों आया मेरे साथ? हाँ, चॉकलेट के लिए ना? क्यों, शिक्षा क्यों नहीं चाहिए थी? नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको उन चीजों के महत्व, उनके महत्व, उनकी नैतिकता, ये नैतिकता उन्हें समझ में नहीं है। नैतिकता समाज को पता ही नहीं है। आप जाकर के अच्छी अच्छी जब बातें बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन होता क्या है? उसे कोई आता है 200 रुपया 500 रुपया में खरीद के चला जाता है। यही हो रहा ना? अगर यही होता आ रहा है और यही हो रहा है और फिर उसी पे कार्य किया जा रहा है, तो क्या उससे सफलता मिलने वाली है? क्यों नहीं हो रही है? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा अभी, तो वे बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा, शिक्षा का अभाव है। मैंने बोला भाई साहब, मैं अशिक्षित लोगों में काम नहीं किया था, मैं बच्चों में थोड़ी काम करता था पिछले 4-5 सालों से। मैं तो काम शिक्षित लोगों में ही किया। और मैंने एक जगह कोट्स भी पढ़े हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के, उनमें उन्होंने ये बातें कही कि जैसे मैं अकेले दम पे इतना बदलाव ला सकता हूँ, तो अगर इस समाज में जिस दिन 1,00,000 इंजीनियर, 1,000 डॉक्टर और 1,000 वकील हो जाएंगे, इस समाज का रूपरेखा ही बदल जाएगा। आज 1,00,000 इंजीनियर, 1,00,000 से ज्यादा डॉक्टर, 1,00,000 से ज्यादा वकील हो गए हैं, फिर समाज का रूपरेखा क्यों नहीं बदला है? हाँ, क्यों नहीं बदला है? चॉकलेट की वजह से, चॉकलेट की वजह से ना? क्यों नहीं? तो फिर अगर यही चीज हो रहा है, तो इसका समाधान क्या है? लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? और ज्यादा जाके भाषण तैयार करके देने जा रहे हैं कि नहीं नहीं, ये बच्चे को शायद लगा मेरी बातें समझ में नहीं आई, 2-4 और बोलकर जोड़ करके बोलो कि देख बच्चे, तुम जिसको बार बार वोट दे रहे हो, तुमको चॉकलेट तो दिया, लेकिन उसके बाद आया क्या? इसको उसको आप बोल रहे हो, बड़ा एक से एक भाषण तैयार करके उसको जाके समझा रहे हो। फिर क्या हो रहा है? फिर पैसा दिया जा रहा है, चॉकलेट। वो बोल रहा है जाओ ना, तुम 10-12 साल के बाद बोल रहे हो कि तुमको हम देंगे, तो तुम ला के दोगे, फिर हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर बड़े होंगे, फिर नौकरियां लगेंगी। हमको अभी चॉकलेट मिल रहा है, हम लेंगे या चलेंगे? क्योंकि समाज अगर पढ़ा लिखा है ही, तो फिर कमी कहाँ आ रही है? क्योंकि अगर बुद्ध की बातें कर रहे हैं, एक तो मैंने ये देखा कि जो नमो बुद्धाय बोलने वाले जो लोग, वो बुद्ध को नहीं मानते हैं। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, अभी तक जितने लोगों से मैं मिला हूं, वो बुद्ध को नहीं मानते, नमो बुद्धाय जरूर बोलते हैं। क्योंकि बुद्ध की जो शिक्षा है वो नैतिकता के ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण नैतिकता के ऊपर है, और दूसरी स्वयं के दोषों को देखने के ऊपर है। वो ये कहते हैं कि तुम्हारे दुखों का कारण कौन है? तुम स्वयं हो। तुम्हारे दुखों का कारण कौन है? तुम स्वयं हो। और ये राजनेता और सामाजिक नेता के क्या कहते हैं? तुम्हारे दुखों का कारण कौन है? XYZ है। अब मैं नाम नहीं ले सकता, वीडियो कैमरा है, तो आपके दुखों का कारण कौन है? XYZ है, तुम नहीं हो। क्योंकि लोगों का जो स्वभाव है वो ये है कि वो अपनी कमियों को नहीं देख सकते, और ये साइंटिफिकली तौर पे प्रमाणित है, वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कमियों को नहीं देखता, वो दूसरी की कमियों को देखता है, और यही सबसे बड़ा दोष है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी गुलामी का कारण कोई और है, हमारी अशिक्षा का कारण कोई और है, हमारी
कई टुकड़ों में बंटने के कारण कोई और है, और बुद्ध कहते हैं कि उसका कारण तुम हो। अब हम सही किसको माने? किसको सही मानेंगे आप? बुद्ध को या फिर उन नेताओं को? हाँ, बुद्ध को ना, क्योंकि बुद्ध आपसे पूछेंगे। अगर आप कहेंगे कि हमें टुकड़ों में बांटा गया, तो वो पूछ देंगे तुम बटे क्यों? वो पूछेंगे कि तुम 4-5 भाई हो और कोई आता है बाहर से, मैं आया और आप चारों भाइयों को तोड़ दिया, और आप चारों मिलकर के बड़ा गाली दे रहे हो, मेरा विरोध कर रहे हो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, और जा जाके बैनर लगा रहे हो, है ना? अभी यही चल रहा है ना? तो मुझे विरोध कर देने से आप एक हो गए? हाँ, मतलब मैं तोड़ने आया और आप टूट गए। कमियां किसकी थी? आपकी ना। तो किसको बुद्ध ने कहा कि पहले तो अपनी कमियों को खोजो, पहले तो ये मानो कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। दूसरी, उसमें कमियां देखो कि तुम्हारे में कौन सी कमियां थी जिसके वजह से दुख आ रहा है, और फिर क्या करो? उसके निवारण के ऊपर काम करो। पहले उन्होंने कहा जीवन में तो दुख ही है ही, दुख का कारण खोजो, दुख का निवारण करो, और तब जाकर तुम दुखों से मुक्त होगे। लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे दुख का कारण ये है, हाँ, तो क्या करूंगा मैं? दुख है मुझे, दुख का कारण ये है, और दुख का निवारण क्या होगा? इसको मार के भगा दूंगा तो मुझे दुख नहीं होगा। अरे भाई, इसको मार के भगाओगे दूसरा फिर आ जाएगा। हाँ, अभी लोग क्या कर रहे हैं? इससे दुख मिल रहा है तो इसको भगा देंगे। भगा के क्या करोगे? भगाओगे या मारोगे? यही करेंगे ना। आप सुखी रह लेंगे। एक रेसलर मुझसे एक जगह पे, चूंकि मैं एक रेसलर रहा, तो मैंने उससे पूछा कि चलो मैं और तुम्हारे बीच में एक रेसलिंग हो जाए, पहलवानी हो जाए। अगर मेरी पहलवानी अगर इस बच्चे से हो जाए, ठीक है, कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। अब वो हारने के बाद दो काम कर सकता है, दो चीजें आप तक मैं प्रस्तुत करता हूं, आप डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। एक तो वो बच्चा 3 महीने तक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मेरे खिलाफ विरोध भाषा बोले, मुझे गालियां दे, और मेरा संरक्षिता का पीछे का नाम मुन्ना कुमार ध्रुव है, और उसके बारे में जाकर के उसके पास्ट लाइफ के बारे में पता करे कि मुन्ना कुमार ध्रुव ने कौन कौन सी गलतियां की थी पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट में, और उठा करके मेरी गलतियों को समाज के सामने लाकर रखे। ठीक है? एक, क्या अगर ये 3 महीने के बाद जब मेरा इनके साथ दोबारा युद्ध होगा, कौन जीतेगा? हाँ, मेरा इनके साथ, हाँ, मैं ही जीतूंगा ना। ये कैसे जीत जाएंगे? ये तो 3 महीना अपना समय किस पे लगाए हैं? मुझे गाली देने में लगाए हैं ना। अपने युद्ध की तैयारी थोड़ी किए थे। कि क्या किया इन्होंने? 3 महीना बाद जो युद्ध का समय रखा गया था मेरा और इनके बीच में कि फिर से दंगल होगा, तो ये 3 महीने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे और यूट्यूब पे मुझे विरोध करने में समय निकाले हैं। तो 3 महीने इन्होंने बिता दिया। अब 3 महीने बाद जब मेरा फिर से इनके साथ में दंगल होगा, तो कौन जीतेगा? क्योंकि मैंने तो फिर से और ज्यादा तैयारी कर रखी है ना। दूसरी चीज है, ये हारे मुझसे। अब हारने के बाद इन्होंने चेक किया कि मैं हारा कहाँ, स्टेमिना में, पावर में, कहाँ हारा, फुर्ती में, कैसे हारा, अपने कारणों को खोजा और 3 महीना उसके ऊपर काम किया। तो हो सकता है ना 3 महीने बाद यह व्यक्ति जीत भी सकता है। हाँ या ना? दो में से कौन सा तरीका सही है? हाँ, सेकेंड वाला ना। अपनी कमियों को खोजना और उसके ऊपर काम करना कि मेरे अंदर कमियां कहाँ हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं? दूसरों की कमियां खोज रहे हैं। चलो, वर्तमान में इसकी बुराइयां नजर नहीं आ रही है, तो चलते हैं इसके पीछे की कमियां खोजने के लिए इतिहास में, और सिर्फ कमियां ही खोज रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं ना कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं?
क्योंकि आप लोग मेरे से ज्यादा पुराने हैं, तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ कार्यकर्ता है, हीरामन जी हैं, सर है, समाज सेवा में बड़े लंबे समय तक काम किया है इन्होंने। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है? कौन सा तरीका सही है? सेकेंड वाला, अपनी कमियां खोजना। पहले तो अपने आप को जिम्मेवार समझना। सबसे पहला क्या है? अपने आप को जिम्मेवार समझना कि ये गलती मेरे में थी, कमियां मेरे में थी। सबसे पहले जिम्मेवार अपने आप को समझना। दूसरा, मेरे में कमियां क्या थी? मैं हारा, स्वीकार है। मैं हारा, स्वीकार है। दूसरा, क्यों हारा और कैसे हारा? अपनी कमियों को देखा, उसके निवारण के ऊपर कार्य करना कि हम और क्या करें। अगर भाई साहब साइंस की तैयारी करते हैं, अगर साइंस में कम नंबर आया तो फिर क्या करेंगे? सारे सब्जेक्ट में अच्छा आया और साइंस में खराब आया तो क्या करेंगे? फोकस सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे? साइंस के ऊपर करेंगे। जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आया उसी के ऊपर करेंगे। टीचर को दोष लगाएंगे? जो आपका विरोधी है उसको? जो आपका प्रतिद्वंदी है उसको? किसको? बुद्ध का धम्म भारत से उखड़ा, इसका जिम्मेवार फलाना ढिकाना XYZ कोई नहीं है, आप हो। क्योंकि आप अपने दुखों का कारण किसे समझते हो? और बुद्ध का पूरा धम्म स्थापित है किसके? किसके ऊपर? अरे भाई तू अपना कमी देखना, अपना कमी देखना। लोग क्या करते हैं? दूसरों की कमियां देखते हैं। दूसरों की कमियां देखना शुरू किए, बुद्ध का सिद्धांत अपने आप खत्म। कोई और खत्म करने के लिए क्यों आएगा भाई? कोई और खत्म करने के लिए क्यों आएगा? अगर कोई और खत्म हुआ किया तो आप कर क्या रहे थे? कोई और खत्म कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैंने ये बातें सुनी, हमारी महिलाओं को तो कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। वैसे नामर्द और नपुंसक और पूर्वजों को मानते ही क्यों हो? अभी मैं आपसे कहूं कि मैं ऐसा कानून पारित करता हूं कि आप अपनी बहन बेटियों को नंगा करो, करेंगे? जबरदस्ती करवाऊं तो? नहीं, जबरदस्ती करवाऊं तो किसको मारेंगे? और अगर मैं और ज्यादा आपसे ज्यादा ताकतवर हूं उसके बाद क्या करेंगे? जोर से बोलिए, सबको सुनना है। इसीलिए भीड़ेंगे मरेंगे, लेकिन अपनी बहन को नंगा नहीं देखेंगे। जीते जी अपनी बहन को नंगा नहीं देखेंगे, यही ना? और अगर किसी ने अपनी बहन बेटियों को नंगा देखना स्वीकार कर लिया, डर के कारण जीवित भी है, और अपनी बहन बेटियों और माओं को नंगा देखना स्वीकार कर लिया है, वैसे लोगों को आप अपना पूर्वज मानेंगे? हाँ, वैसे लोगों को अपना पूर्वज मानेंगे? क्यों मानना वैसे लोगों को पूर्वज अपना? हाँ, वैसे लोगों को अपना मानना ही क्यों है? अगर मेरा पिता, अगर मेरे अपने पिता अगर अपनी बीवी तक का अगर इज्जत ना बचा पाते तो मैं उसे अपना पिता नहीं मानता। पूर्वज तो छोड़ दो, कौन है ऐसा जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना बचा पाता तो आप अपने पिता को पिता कहते? कितने लोग कहते अपने पिता को पिता? कितनी लड़कियां कहती जिनके भाई जीवित है और उसकी बहन के ऊपर शोषण हो रहा है और भाई देख रहा है, कितनी बहनें उसे अपना भाई मानती? एक भी नहीं ना। सही कह रहा ना? नहीं मानती ना। वैसे लोगों को पूर्वज काहे मान रहे हो? कमजोरों का कभी भी इतिहास नहीं होता, कमजोरों का कभी नाम और इतिहास होता ही नहीं है ना। प्रकृति का नियम है, जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा अनुशासित होगा और जो ज्यादा दृढ़ संकल्पित होगा वो दुनिया पे राज करेगा। और प्रकृति का दूसरा नियम, प्रकृति ने, बुद्ध ने जीवन भर तो प्रकृति के नियम को ही बताया है। उन्होंने दूसरा चीजें बताई कि अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य गलत हो, किसी व्यक्ति का उद्देश्य गलत भी हो और अगर वो अनुशासित और दृढ़ संकल्पित हो तो वो जीत जाएगा। और अगर आपने बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर के चला है और आपके जीवन में अनुशासन और दृढ़ संकल्प नहीं है, जीतोगे? सिर्फ अच्छा उद्देश्य है इसलिए जीत जाओगे क्या? हाँ, नहीं जीत सकते हैं। अनुशासित और दृढ़ संकल्पित
होना होगा तो ही जीत सकते हैं। अनुशासन और संकल्प, ये दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उद्देश्य तो पूर्ति हो ही जाएगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। प्रकृति का नियम है, ये बुद्ध ने अपने सिद्धांत नहीं बताए और ना मैं अपना सिद्धांत बता रहा हूं और ना ये कोई विचार है। सबसे पहले तो बात यह है कि लोगों ने गौतम बुद्ध को एक विचारक घोषित कर दिया है कि वो एक विचारक थे, कोई विचारक नहीं थे। मेडिटेशन एक माध्यम है जिससे कि प्रकृति के साथ, नेचर के साथ कांटेक्ट बिछाया जा सकता है, बिठाया जा सकता है और उसके बाद हम प्रकृति के नियमों को समझना शुरू कर देते हैं। तो अनुशासित और दृढ़ संकल्पित हो तो हम जीत सकते हैं, नहीं तो कमजोरों का कोई भी नाम और इतिहास नहीं होता। लोगों ने मुझसे पूछा भी कि कैसे डिफाइन कीजिए। मैंने बोला अभी आप कितने लोग, देखिए ये मोबाइल रिकॉर्डिंग मेरे तरफ हो रहा है, इसीलिए कोई हाथ उठाने से रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें आप नहीं आने वाले हो। कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? कितने दिन पहले खाए थे अभी नॉनवेज? 1-2 दिन पहले। सभी हाथ नीचे कर ले। सर आपने कितने दिन पहले खाया था? 1 हफ्ता। क्या खाया था? सर ने 1 सप्ताह पहले मुर्गा खाया था, ठीक है। मुर्गे का नाम क्या था? हाँ, आपका नाम है ना जी, क्या नाम है आपका? है ना, इसमें नहीं रिकॉर्ड हो रहा आपका नाम, यहाँ माइक लगा हुआ है। तो गुड्डू है। मुर्गे का नाम क्या था? इंसान है ना आप, तो आपको इंसान बोलेंगे तो आप आ जाएंगे। तो आपका कुछ नाम है, क्या नाम है? धीरज है। मैंने कहा जिस मुर्गे को इन्होंने खाया उसका नाम क्या था? नहीं पता ना। कमजोरों का कोई इतिहास और नाम नहीं होता है, बस इसी को साबित करना चाह रहा था। और कुछ नहीं है। कमजोरों का नाम और इतिहास नहीं होता है। प्रकृति का नियम है, जो ताकतवर है वो कमजोरों का शोषण ही करता है। मैं जब बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात जब मैं अपने घर गया, क्योंकि सबसे पहला इसमें बुद्ध ने बताया कि जब तुम स्वयं दुखों से मुक्त हो जाओ तो सबसे पहले दुख मुक्ति के उपाय किसे बताना है? अपने माँ बाप को, क्योंकि उसने इस शरीर को जन्म दिया है। तो मैं अपने घर गया और सारे घर के मेंबर्स को बुला लिया। बड़े भैया लोग जलंधर में थे, इधर उधर सब थे। अब चूंकि मैं घर पे आया हुआ हूँ, उन्हें पता है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता। मेरे सामने सब, मेरे पूरे फुल फैमिली मटन की टंगड़ी लाए थे और बैठ के खा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है खाइए। बोले नहीं तुम उठ के चले जाओ। तो मैंने बोला क्यों? क्योंकि उठ के चला जाऊंगा तो बोलोगे कि मुंह में पानी आ रहा था, उठ के भाग गया। आप खाओ, आराम से खाओ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वो लोग खा लिए। उसके बाद मेरे भैया शोषण के ऊपर बात करना शुरू कर दिए। तुम बुद्ध के मार्ग पे चले गए हो, तुम तो थे इस संगठन में, सामाजिक संगठन में, तुम आंदोलन किया करते थे, तुम ये किया करते थे, तो तुम वो क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, उस समय कुछ घटनाएं भी हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो मैंने बोला कि मैं क्यों जाऊं वहां पे करने के लिए? क्या जिस लड़की के साथ गलत हुआ था उसका भाई नहीं है वहां पे? उसका भाई होगा, उसका पिता होगा, उसका खानदान में कोई तो कोई होगा ना, तो वो करे, मैं क्यों करने जाऊं? तो नहीं, क्यों तुम शोषण के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाओगे? अब मैंने बोला नहीं उठाऊंगा, क्योंकि शोषण का कारण वो स्वयं है, अपने शोषण करवाने का कारण वो स्वयं है। तो बोला कैसे? तुम शोषण की, शोषित की आवाज नहीं उठाओगे? मैंने बोला अभी उठाऊंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। आप बड़ा चल रहे हो शोषण का बात करने के लिए। अगर जिस मटन को आपने खाया, जिस खस्सी को आपने खाया, अगर इसके पास अपने पुलिस होते, अपना कोर्ट होता,
हाँ, तो जाकर के कोर्ट में केस नहीं करता, थाने में केस नहीं करता कि मेरा बेटा को मार करके चिकन लॉलीपॉप बना के खा गया है। हाँ, मेरे बेटे को मार के चिकन बिरयानी खा गया है, मेरा बेटा को मार के लेग पीस खा रहा था आराम से बैठ करके। ये लोग कितना दरिंदा है, बोलता है या नहीं बोलता? अगर उसके पास होता, ये होता और वो ताकतवर होता, बोलता या नहीं बोलता? केस करता ना कि मेरे बेटे को मार के खा गया ये लोग, मेरा पति को मार के खा गया, मेरे पत्नी को मार के खा गया। बोलता कि नहीं बोलता? जिस मुर्गे को खाए वो आप पे FIR करता कि नहीं करता? क्योंकि वो कमजोर है, आप मार के खा रहे हो, तो जो कमजोर है उसका शोषण होगा, जो कमजोर है वो शोषण होगा। अगर शोषण नहीं करवाना चाहते हो तो अनुशासित और दृढ़ संकल्पित बनो और अपने आप को मजबूत करो, अपनी कमियों को खोजो कि तुम कहाँ पे कमजोर हो। लोगों ने मुझे कहा संगठनों में हथियार रखने का अधिकार नहीं था, हमने बोला तो क्या दांत से वो जूता काटता था? हाँ, दांतों से जूता बनाता था क्या? खेत में काम जबरदस्ती करवाया जाता था तो हाथ से कोड़ता था क्या? खुरपी लेके जाता था ना, हाँ, हसुआ लेके जाता था ना, दाब रखता था ना, टंगली रखता था ना, उससे नहीं मर सकता है क्या? मैंने देखा वहां पे हमारे टायर वाला, जब मेरा खड़ाऊ बन रहा था तो थे जूते वाले के यहाँ पे, तो वो खड़ाऊ वाले जो उससे काटा है, उसको टायर वाले को, टायर का एक काटा था पट्टी, इतना प्यार से वो कट रहा था जैसे कि कोई चाकू से मखमल को काटता हो ऐसे कट रहा था, इतना तेज। लोग बोलते हैं कि हथियार रखने का अधिकार नहीं था। हाँ, उससे एक बार में इंसान मर सकता है। सही कह रहा ना? अरे बोलो ना, तुम डरपोक थे। हाँ, बोलो ना, जिगरा नहीं था मारने का, यही ना, जिगरा नहीं था। भाई एक तरफ कहते हो तुम्हारी संख्या 85% है, और को फिर कहते हो कि मुझे 3% वाले ने गुलाम बना लिया। अपना मजाक क्यों उड़वाते रहते हो? हाँ, अपना मजाक उड़वा रहे हो ना बोल बोल करके। क्या आ जाता है? मुर्गा। बुद्ध का धम्म भारत से समाप्त होने का कारण है कि लोगों ने अपनी कमियां खोजनी बंद कर दी। जिस दिन सारे लोग अपनी कमियां खोजना शुरू कर देंगे ना, समाज नाम का कोई व्यक्ति है क्या? समाज नाम का कोई व्यक्ति है? सब बोले ना, समाज नाम का कोई व्यक्ति है? देश नाम का कोई व्यक्ति है? राष्ट्र नाम का कोई व्यक्ति है? व्यक्तियों से समाज बनता है ना। व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधरेगा ना, कि समाज सुधरेगा तो व्यक्ति सुधरेगा? हाँ, व्यक्तियों से समाज सुधरता है, और व्यक्तियों में अनुशासन नहीं है, नैतिकता नहीं है। तो सब इसीलिए बुद्ध का जो आंदोलन, बार बार कहते हैं बुद्ध ने किसी फलाने का विरोध किया था, किसी का विरोध नहीं किया था। ये लोगों ने त्रिपिटक पढ़ा ही नहीं है, बुद्ध का धम्म जानते ही नहीं है, और जिन लोगों ने बुद्ध के नाम से कोई चीजें प्रचार की हो, वो आप जान लो उसका क्या नाम रखना है, क्या कर रहे हैं वे। किसी के खिलाफ बुद्ध ने आंदोलन नहीं किया और किसी के खिलाफ क्रांति नहीं की थी। सबसे पहले दिमाग में आप ये बैठा लें, उनका सबसे बड़ा क्रांति की चीजें यही थी कि स्वयं को बदलना है। किसको बदलना है? स्वयं को बदलना है। कुछ लोग कहते हैं बोलने का अधिकार नहीं था। कबीर क्या कर रहे थे? गूंगे थे क्या? हाँ, कबीर क्या कर रहे थे? उस समय संविधान लिखाया था? नहीं लिखाया था ना। रविदास जब बोल रहे थे उस समय संविधान लिखाया था? नहीं लिखाया था। हथियार रखने का अधिकार नहीं था तो शिवाजी महाराज युद्ध कैसे लड़े? हाँ, अरे भाई, जो ताकतवर रहा है वो कभी भी गुलाम नहीं रहा है। जो ताकतवर रहा है ना, और जो ताकतवर कौन रहेगा? ताकतवर कौन रहेगा? जो अनुशासित और दृढ़ संकल्पित रहेगा, वो ताकतवर। ताकतवर को कभी गुलाम बनाया जा सकता है क्या? या तो वो मर जाएगा, और नहीं तो जो कमजोर होगा। ताकतवर कभी गुलाम नहीं बनता है, या तो जीतेगा या मरेगा, या तो जीतेगा और या तो मरेगा। गुलाम नहीं बनता है ताकतवर कभी भी, इतना दिमाग में रख लीजिएगा।
तो सबसे बड़ी दिक्कतें कहाँ आती है? स्वयं की गलतियों को देखने के लिए, क्योंकि हम, एक मिर्जा गालिब की शायरी है ना, वो शायरी मुझे याद नहीं है लेकिन मतलब पता है। वो उसमें कहता है कि जिंदगी भर धूल जो है चेहरे पे लगी रही और मैं आईना साफ करता रहा और धूल कहाँ थी? चेहरे पे थी। कमियां किस में है? अपने में। सुधारना किसको चाहते हैं? दूसरे को। हम चाहते हैं कोई आए और उसे सुधार दे, हम दूसरे को सुधार दे, और दूसरे को सुधार देंगे तो हम सुधर जाएंगे। इसीलिए भारत से बुद्ध धर्म अगर उखड़ा है तो उसका जिम्मेवार आप सभी, और वो तमाम लोग हैं जिन लोगों ने अपने दुखों का कारण स्वयं को नहीं दूसरों को समझा। और इसीलिए सबसे पहली चीजें थी कि अपने आप को देखो। बार बार मैं कह रहा हूं, अनुशासित और दृढ़ संकल्पित कैसे होते हैं? तो अनुशासन में आना और दृढ़ संकल्पित होने के लिए ही तो बुद्ध ने पंचशील और अष्टांगिक मार्ग और ध्यान का मार्ग बताया था। अनुशासित और दृढ़ संकल्पित होने के लिए ही ना। अष्टांगिक मार्ग है क्या? अनुशासित होने का तरीका। पंचशील है क्या? अनुशासित और दृढ़ संकल्पित होने का तरीका। और इसके लिए सहायता कौन प्रदान करता है? सहायता प्रदान करता है ध्यान। जिस ध्यान को मैंने आप सभी को करवाया ना, 10 मिनट में ही मैंने देखा लोगों को, 1 मिनट में कोई आंखें खोल दिया। आपका फोकसिंग पावर देख लिया ना अपने आप से। जिन लोगों ने भी खोला, अपना फोकस पावर देख लिया ना। जो ज्यादा देर तक फोकस कर सकता है, जो मैं बता रहा हूं, जो बुद्ध ने बताया 2500 साल पहले, जो जितना ज्यादा देर तक आंख बंद करके श्वासों को देखने की क्षमता प्रदान कर लेता है, वो उतना ही ज्यादा अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए अनुशासित और दृढ़ संकल्पित होता चला जाता है। इसका अनुभव किया था कि नहीं सर आपने? ध्यान उनको भी कराया मैंने। सर आपका क्या कहना है जो मैं कह रहा हूं? मैंने पैसे नहीं दिए हैं, सेटिंग नहीं करके रखा है, प्रयोग करवाया था। क्योंकि कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से यहाँ पे हूँ, 1 हफ्ते से सर के पास था, तो ये सारे के सारे प्रयोग की चीजें। अनुशासित होना, दृढ़ संकल्पित होना, और उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए। अगर उद्देश्य आपका गलत भी होगा ना तो आप सफल हो जाएंगे। आज सर एक नेता का, एक प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप जानते हो उनको, लोग उस प्रधानमंत्री का बहुत विरोध करते हैं कि वो प्रधानमंत्री बहुत गलत है ना। उसका जैसा प्रधानमंत्री, घटिया प्रधानमंत्री कभी कोई हुआ ही नहीं है। भाई जब इतना घटिया है तो प्रधानमंत्री बन कैसे गया? हाँ, वो अगर घटिया है तो प्रधानमंत्री कैसे बना? मैंने जो प्रकृति का नियम बनाया वो यहाँ लागू होता है। मैंने जो प्रकृति का नियम बताया वो यहाँ लागू होता है, क्योंकि मैंने सुना कि वो 16 साल की उम्र से लेकर के आज 70 साल तक उसने लगातार निरंतर एक फील्ड में काम किया, अनुशासित और दृढ़ संकल्पित रहा, भले ही वो उद्देश्य सही और या गलत क्यों ना हो, तभी तो पहुंचा है। और कुछ लोग कहते हैं हमें प्रधानमंत्री बना देंगे ना तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ भाई, गलत। बैठे रहो घर में, कोई आएगा तुम्हें प्रधानमंत्री बना के चला जाएगा। तो वर्तमान में अगर समस्याएं और अत्याचार अगर समाज में बढ़ा है तो इसका कारण है कि जो गलत उद्देश्य को लेके चले हैं वो अनुशासित और दृढ़ संकल्पित आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा है। और मैं आगरा में रहते हुए मैंने देखा कि जब मैं सुबह 5 बजे जिम जा रहा था तो जिनका ये विरोध करते हैं, जिस संगठन का ये विरोध करते हैं, उनकी कार्यक्रम 5 बजे तक खत्म हो चुका था, वो वापस आ रहे थे। मैंने बोला जब तक ये समाज सो के उठता है तब तक वो उसे गुलाम बनाने के लिए प्लानिंग कर चुका होता है। दूसरी चीजें मैंने नोटिस किया कि वो उसका आज प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, मुख्यमंत्री भी है, उसको तो आराम करना चाहिए ना। अब काम करने की क्या जरूरत है, हम तो सत्ता में आ चुके हैं। लेकिन आज भी वो अनुशासन में है और आप अनुशासन में नहीं हो, इसीलिए राज नहीं कर रहे हो।
आरोप लगाते रहो ना दूसरे पे आरोप लगाना बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। मेरी मम्मी जब मैं बदमाशी करता है इनकी उम्र में, जैसे अभी ये कर रहे हैं, देखिए नाम ले लूंगा अगर आप लोगों को बता दूंगा, वैसे ही बदमाशी करता था। तो मैं जब बदमाशी किया करता तो मेरी मम्मी बोलती नहीं नहीं मेरा बेटा गलत नहीं है, मेरा बेटा गलत नहीं है, फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है, मेरा बेटा तो साफ सुथरा है। अब घर मेरे मोहल्ले में 10 घर, अब जैसे यहाँ महिलाएं बैठी हैं 10, अब 10 कह रही हैं कि मेरा बेटा सही है, फलनवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है। तब से लेकर के आज तक खोज रहा हूं वो फलनवा का बेटा है कौन जो बिगाड़ रहा था। हाँ, वो फलनवा का बेटा कौन है 10 ही घर, जैसे आप 10 लेडीज बैठी हुई हैं और 10 के 10 आरोप लगा रही हैं एक दूसरे पे कि मेरा बेटा सही है, फलनवा का बेटा बिगाड़ दिया है। तो ये फलनवा का बेटा है कौन, कौन है? अब देखिए मैं पूछ रहा हूं तो जवाब नहीं दे रहे, कौन है वो फलनवा का बेटा? हाँ, हम अपने आप है ना, देखिए ईमानदारी से बोल दी। लोग आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। मैंने शुरू में बोला कि बाबा साहब ने कहा था कि जब इस समाज में 1000 इंजीनियर, 1000 डॉक्टर और 1000 वकील आ जाएंगे तो समाज का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है? आज 1 लाख से ज्यादा है, क्यों नहीं हो रहा है? इसके ऊपर कुछ चीजें मुझे यहाँ रहते हुए जानकारी मिली। जानकारी तो पहले से थी, उदाहरण मिला। क्या शिक्षा तो है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? एक वकील का नाम मुझे यहाँ पे आया, गोपालगंज के बड़े नामी वकील का, जो आप लोगों के ही, मैं जाति को नहीं मानता, मैं किसी जाति को नहीं मानता, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमारी ही बिरादरी के रलन, मेरे ही बिरादरी के थे। ऐसा उन्होंने कहा कि हुआ ये कि 2 भाइयों में झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद दोनों ने एक दूसरे का सर और फोड़ लिया और चले गए वकील के पास केस करने के लिए कि हमें वकील की जरूरत है। अब उस वकील ने, चूंकि ये दोनों गए इसलिए थे क्योंकि वो हमारे समाज का वकील है, इसलिए अब उसने क्या किया, एक भाई को बैठा के बोला, देख छू कैसे दिया तेरा भाई तुमको, तुम्हारा भाई तुमको छू कैसे दिया, लगा ये वाला धारा, लगा ये सब धारा उसको उकसा करके लगवा दिया, FIR करवा दिया। उसके बाद दूसरे भाई को बुलाया और बोल रहा, देख तेरा भाई इस पे धारा लगाया है, तुम्हारा भाई ये चीज पे धारा लगाया है, थोड़ा सा उस पे ताकत वाला लगाएगा तब ना। तो बोला कौन सा लगा दे? अरे भाई तू अपनी वाइफ से जाके खाली केस करवा देना कि उसका कपड़ा वपड़ा फाड़ा था, थोड़ा हैवी वाला लगेगा। दोनों भाई का झगड़ा लगा दिया और दोनों अब कोर्ट में पैसे दे रहे हैं। तो उसी में से एक समाज का व्यक्ति गया और जाकर के उस वकील से पूछा कि ये आपके पास आए थे, आपके जाति के है, आपके समाज के है, आपके समुदाय का व्यक्ति है, और आपने इन दोनों भाइयों को झगड़ा को सुधारने की जगह पे क्या कर दिया, और ज्यादा बिगाड़ दिया। तो बोलता है यही तो हमारा धंधा है, अगर धंधा बंद कर दे तो कमाई कैसे होगी। ऐसा ही लोग है, ऐसा ही डॉक्टर है। हमारे लोग ने क्या किया है, हमारे घर की तरफ महिला का प्रेग्नेंट थी, बच्चे के लिए डिलीवरी के लिए उन लोगों ने किया कि चलो अपना आदमी का हॉस्पिटल में चलते। गए अपने आदमी के हॉस्पिटल में कि कम से कम अगर कमाई ही करवाना है तो अपने आदमी का करवा दे, ऐसी सोच रख करके गए। वो देखा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 5000 में हो जाएगा। तो अपने कंपाउंडर को भेजा कि देखो उसको दिक्कत क्या है। तो बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल है, ज्यादा उसको दिक्कत भी नहीं हो रहा। मारो उसको दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन, दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन मारो उसको। जाकर इंजेक्शन जाके मारा उस लड़की महिला की, दर्द पेन बहुत ज्यादा हो गया, लड़की तड़पने लगी। तो जाकर के गार्जियन को बोला गया कि देखिए आपका लड़की जो है बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा दर्द में है, अगर नॉर्मल कराने के चक्कर में रहे तो हो सकता है बच्ची, जो बच्चा है और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। तो डरा करके क्या किया, ऑपरेशन करवाया और 5000 की जगह 30,000 ले लिया। कौन शोषण किया? कहाँ के थे? अपने बिरादरी के थे ना। हाँ,
तो पढ़ा लिखा है तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बाबा साहब ने तो कहा कि पढ़ा लिखा हो जाएगा तो फिर बदल जाएगा, हो तो गया है, तो फिर कहाँ दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें आ रही है उनकी नैतिकता में। शिक्षित तो हो गए हैं, नैतिकता नहीं है। हम लोगों ने संविधान पढ़ा है, प्रस्तावना नहीं पढ़ा है। प्रस्तावना में जब वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब संविधान को सौंप रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि इसे आचरण में लाने वाले लोग अगर सही होंगे। आचरण मतलब क्या होता है? मैंने अभी शुरुआत में ही कहा। हाँ, जब तक उसे पालन करने वाले लोगों के आचरण सही ना हो तब तक वो संविधान सही साबित नहीं होगा। नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि सबके सब अनैतिक है, नैतिक शिक्षा तो है नहीं। इन्होंने जो शिक्षा एकत्रित की है वो कौन सी है? स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, जिसमें नैतिकता नहीं सिखाई जाती है। नैतिकता नहीं सिखाई जाती है, अनैतिक है। तो वो जहां भी है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। लोगों ने कहा नहीं नहीं, झंडे लग रहे हैं घरों के ऊपर में, पहले से ज्यादा काम हो रहा है। मैंने बोला अच्छा, कौन से झंडे? लाल पीले नीले हरे झंडे घरों पे लग रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। मैंने बोला अगर संख्या बढ़ रही है तो समस्याएं घटनी चाहिए थी, समस्याएं घटनी चाहिए थी। झंडे ज्यादा लग रहे हैं तो समस्याएं घटनी चाहिए थी। सही कह रहा ना? अगर संख्या ज्यादा बढ़ रही है तो समस्याएं तो घटनी चाहिए। मैं देख रहा हूं समस्याएं तो और बढ़ रही हैं। जब आप संख्या में आपके झंडे नहीं लगते थे उस समय कम से कम आपको नौकरी मिलती थी, नौकरियां बची हुई थी, कम से कम थोड़ा शोषण कम होता था। अब तो और ज्यादा हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि सारे के सारे आपके जो नेता है वो खुद अनैतिक जीवन जी रहे हैं। पूरा का पूरा समाज अनैतिक हुआ पड़ा है। कहां से आएगा आपका? आपकी सत्ता कहां से आने वाली है? आ सकती है क्या? नैतिकता ही नहीं है। और नैतिकता नहीं होने की वजह से क्या हुआ है पता है? ये समाज बहुत बोल रहा है, यहाँ मैंने लगातार देखा, और चूंकि आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, अरे भाई एकत्रित होना है। और सारे लोग आके क्या कह रहे हैं? हम, चूंकि समाज में ये कहा गया मुझे भी कि हाँ ये समाज 6000 जातियों में बटा हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, आपको अभी अधूरी जानकारी है, ये पूरी जानकारी नहीं है। ये समाज 50,000 टुकड़ों में बटा हुआ है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने बोला डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से पूरे भारत में 50,000 संगठन बनाए गए हैं। अब समस्या 6000 नहीं है। और ये 5,000 जो 50,000 संगठन है, इन सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से जाके अगर आप पूछेंगे तो ये क्या कहेंगे कि हम 6000 जातियों को इकट्ठा करने के लिए निकले हैं। अब हमें तो बड़ा हंसी लगी, मजाक लगा कि 50,000 संगठन 6000 जातियों को इकट्ठा करने के लिए निकले हुए हैं। आपको नहीं लगता क्या? 6000 जातियों को इकट्ठा करने के लिए 50,000 संगठन बनाए गए हैं, तो ये मजाक नहीं है। उनमें से कुछ मुख्य लोगों से, जो मुख्य 4-5 जो संगठन और पार्टियां हैं, जब मैं राष्ट्रीय स्तर पे रहा तो आपको अपना अनुभव बताने आया हूं। मैंने उन लोगों से, राष्ट्रीय स्तर के लोगों से मैंने पूछा सर सवाल कि ये बताइए ये समाज जिसे आप एकत्रित करने निकले हैं ये एकत्रित क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने बोला ये समाज अशिक्षित है, अज्ञानी है। ठीक है, अशिक्षित है, अज्ञानी है, अनपढ़ है, पाखंडी है और XYZ के गुलाम है। मैंने बोला ठीक है, बता दिया आपने। मैंने बोला अब आगे मेरा जवाब और है, मेरा सवाल अभी तो आगे और है। मैंने बोला 5 मैंने राष्ट्रीय संगठनों के नाम लिए, बड़े बड़े। अभी नहीं ले सकता क्योंकि मैं असंवैधानिक काम नहीं करता। मैं किसी भी संगठन और उसके राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम नहीं लूंगा, बस आप समझ सकते हैं, समझदार है। मैंने कहा कि आप 5 राष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पे आपका बहुत बड़ा पकड़ है, ठीक है, आप शिक्षित भी हो, आप ज्ञानी भी हो, आप पाखंडी भी नहीं हो,
आप XYZ के गुलाम भी नहीं हो, है ना, आप XYZ के गुलाम भी नहीं हो, तो फिर आप 5 टुकड़ों में क्यों, आप एक क्यों नहीं हो जाते? हाँ, आप तो पाखंडी नहीं हो, आप अज्ञानी नहीं हो, आप अशिक्षित नहीं हो, नहीं हो ना, XYZ का गुलाम भी नहीं हो, तो आप क्यों एक नहीं हो जाते? जब आप 5 एक नहीं हो सकते तो 6000 जातियों को इकट्ठा कैसे कर लोगे? कहिए तो सही कुछ। हो सकता है क्या? जो 5 खुद इकट्ठे नहीं है वो इस समाज को विरोध कर रहे हैं कि ये समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है। वो इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं? वो खुद इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते हैं? क्यों नहीं हो रहे पता है? बुद्ध ने इसका जवाब दिया है, अहंकार, पद का अहंकार। हम कैसे अलग हो जाए? हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद काहे छोड़ दे? हम क्यों जाए उसके अंदर में? वो लोग मेरे अंदर में आए। और सबसे बोलिए तो सब बोलेगा कि हम ही अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कहता ही नहीं है कि हम खराब काम कर रहे हैं। कोई भी एक सामाजिक नेता और या सामाजिक या राजनीतिक नेता आके कहते हैं कि हम गलत है? सब कहते हैं कि हम सही कर रहे हैं। फिर सही क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नैतिकता नहीं है लोगों में। जो मुख्यतः महिलाएं, अब बारिश आने वाली है तो मुख्यतः चीजें सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब तक किसी इंसान के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार नहीं चला जाता तब तक वो इस समाज का एक सफल नेतृत्व नहीं हो सकता है, एक अच्छा नेतृत्व नहीं हो सकता है। क्यों? क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा सा नेता बनना चल रहा है और उधर से काम का लालच आ जा रहा है, काम वासना का, और वो नेता अपने ही वीडियो रिकॉर्डिंग करवा ले रहे हैं, फंस जा रहे हैं। क्रोधवश जो व्यक्ति क्रोधित होता है वो अच्छा निर्णय नहीं ले सकता है। आज के सारे नेताओं को देखेंगे एकदम क्रोध होकर के भाषण देते हैं। जो क्रोधित है वो निर्णय अच्छा से कैसे लेंगे? वो कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। लोग जैसे ही ऊंचाइयों पे जाते हैं या तो उनको पद का लालच हो जाता है, पकड़ लेता है, और नहीं तो पैसे का, पद नहीं तो पैसे का लालच पकड़ता है और वो बिक जाते हैं। ईर्ष्यावश भी लोग इस समाज का सत्यानाश करते हैं। अब ये नेता है, यहाँ के 2 नेता अगर ले ले, यहाँ पे अगर ये चुनाव में अगर उतरते हैं तो इन्हीं के अगल बगल का जो नेता है छोटा मोटा है, ईर्ष्यावश कहेगा अच्छा उतर रहा है चुनाव में, हम भी उतरेंगे। इसका तो पहले से आदमी है, हम जमीनों बेच करके आदमियों को खरीद लेंगे लेकिन इसको जीतने नहीं देंगे। ईर्ष्यावश समाज का अपने आप ही अपने ही हाथों से सत्यानाश कर रहे हैं, अपने ही समाज का, अपने ही आप का। अहंकार, क्यों ना आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो जाओ, एक खास बात बता रहा हूं, कितनी ही बातें मेरी अच्छी ही क्यों ना हो, सामने वाला मेरे साथ नहीं आएगा। अरे भाई, हम इतने साल से तो संगठन चला रहे थे, 20 सालों से, 50 सालों से, लेकिन बात तो ये पते की बोल रहा है, बात तो ये एकदम अच्छा कर रहा है, लेकिन इसके साथ कहे जाए हम, ये तो बच्चा है, ये तो अभी अभी है। हम गलते हैं सही है, लेकिन अपना जगह है ना। कम से कम हमको अध्यक्ष के कुर्सिया पे बैठने तो मिलता है, कम से कम मालवा तो पहनने मिलता है ना। इसके अंदर चले जाएंगे तो सब इसको मानेगा। अहंकार बस जब कोई व्यक्ति अच्छे काम करने निकलता है तो ये समाज उसकी सहायता भी नहीं करता है, अहंकार बस। और यही अहंकार इन्हें कभी भी एकत्रित नहीं होने देता है, समझे? नैतिक शिक्षा, लोगों ने शिक्षा तो बहुत ग्रहण कर ली है, नैतिकता नहीं होने के वजह से सब का सब किया कराए पे पानी फिर जाता है। नैतिकता, और ये नैतिकता बच्चों में कहां से विकसित होती है? शिक्षा। देखिए, ध्यान आप इधर उधर ना भटकाएं, जहां जो हो रहा है
इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अगर आप सब पे ध्यान ले जाने जाएंगे तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इसी पल हो सकता है मेरे ही खानदान में कोई व्यक्ति मर रहा होगा, कोई हॉस्पिटल में भर्ती होगा, उतना ध्यान भटकाएंगे तो हो गया कल्याण। आप यहाँ रहे तो ये जो नैतिकता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि शिक्षा तो ग्रहण कर लिया लेकिन नैतिकता नहीं है, इस वजह से ये समाज सही दिशा में नहीं जा रहा है। और ये नैतिकता सिखाएगा कौन? शिक्षा तो स्कूलों में सिखाया जाता है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, लेकिन नैतिक शिक्षा कहाँ से आती है? घरों से, माँ बाप से। और घरों में नैतिक शिक्षा कैसी दी जा रही है, गांवों की स्थिति बता रहा हूं। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक पिता स्वयं शराब पी करके अपने बच्चे को कह रहा है, बेटा शराब नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। विज्ञान कहता है कि 5 साल तक किसी भी बच्चे का 70% मानसिक विकास हो जाता है, 70%। आप 70% में आप उसको जो दोगे वही तो सीखेगा ना। तो देख क्या रहे हैं, वो बच्चा देख रहा है अपने पिता को, अपने दादा को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को शराब पीते हुए, खैनी खाते हुए, जुआ खेलते हुए, दारू पीते हुए, गांजा पीते हुए। अब जो बच्चे हैं ये खास चीज है, क्योंकि ये तो दूध के धुले हुए हैं, ये अभी साफ सुथरे हैं। तो ये क्या सोचते हैं, मैं इनकी मानसिकता बता रहा हूं जो डॉक्टरों ने बताया, मनोवैज्ञानिकों ने बताया। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो बच्चे हैं, जब ये अपने बड़ों को जब वो काम को करते हुए देखते हैं तो बुरा नहीं मानते उसे ऐसा लगता है कि मेरा पिता जो मेरे छोटी छोटी गलतियों पे टोकते रहता है, अगर वो ये चीजें पी रहा है, फलाने नाम की चीजें, तो वो गलत नहीं कर रहा होगा, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा ना। अगर पी रहा है तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, गांजा फूक रहा है, दारू पी रहा है, या सिगरेट पी रहा है, या खैनी खा रहा है, तो वो अच्छाई करने के लिए कर रहा होगा। क्या वो अपने पिता को, दादा को, चाचा को गलत मानेगा? नहीं मान रहा है, वो तो सोच रहा है कि अच्छे काम कर रहे होंगे। तो वो क्या करता है, अपने पिताजी के पॉकेट से निकाल के चोरी करके पीना शुरू कर देता है। और ये पिता बाद में चल करके अपने बेटे को कहता है कि ये बिगड़ गया और फलाने ने इसे बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा? हाँ, पिता ने। माताएं क्या कर रही हैं? पिता ने तो किया, माताएं क्या कर रही हैं? कभी हाथ दिखाना, कभी जंतर मंतर बनवाना, कभी लौंग और चावल दिखाने के चक्कर में पैसे खर्च करना। घर में जो क्रियाकलाप वो उसे दिखाती। एक दूसरा, एक मोतिहारी में मुझे रोका गया था कार्यक्रम में, शादी में बुलाया गया था। शादी में जब बुलाया गया तो बुला करके मुझे स्टेज के पीछे रखा गया, जैसे ये स्टेज है, पीछे रखा गया, बोला गया खाना खा के बैठिए, हम लोग थोड़ा कार्यक्रम जब आएगा, आपकी बातें जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब हमको बुला करके बैठाएंगे। भाई हमने खाना भी खा लिया, आराम भी कर लिया, 12 भी बज गया, मुझे तो बुलाया नहीं, गांव की सारी लेडीजों ने कब्जा कर लिया स्टेज को। और कसम से कहते हैं वैसा शायरी मैंने कभी नहीं सुना है। मिर्जा गालिब क्या शायरी दे रहे थे, एक से एक बेहतरीन गालियां, छट्टी छट्टी गालियां शायरी में गाया जा रहा था। एक से एक महत्वपूर्ण गालियां शायरी के द्वारा गाई जा रही थी स्टेज से। अब बात ये आता है कि ये जो बच्चे गालियां सीख रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं? इन चीजों पे हम फोकस क्यों नहीं करते हैं? जब वो बच्चा छोटे में तोतला कर गालियां देता है तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, तोतला के गाली देता है तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बड़ा होकर के देने लगता है तब एक मिनट रुकिए, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हमें जितनी बातें बतानी थी नैतिकता को लेकर के और बुद्ध का धर्म क्या है वो बता चुका हूं, इसीलिए मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है। और ये आंधी इस कार्यक्रम को रोक सकती है, मेरे कारवां को नहीं।
तो आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।